हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही लेक्चर वीडियो के इस सीरीज में। बच्चों, हमने इससे पहले पढ़ा था जय प्रक्रम का एक टॉपिक। हमारा जो जय प्रक्रम था, लाइफ प्रोसेस, जय प्रक्रम का एक टॉपिक जिसका नाम पोषण था। पोषण, न्यूट्रिशन। इसमें मुख्यतः हमें 4 टॉपिक देखने को मिलता है, जिसमें से हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इस टॉपिक पर हमने 2 लेक्चर वीडियोज भी दिए और एक इसका टेस्ट सीरीज का भी वीडियो हमने डिस्कशन के साथ अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो पिछले वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो था हमारा जय प्रक्रम का, वो श्वसन था, रेस्पायरेशन। आज हम जो है इसका श्वसन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा 2 और टॉपिक हैं, जिसमें तीसरा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा जो टॉपिक है वो है उत्सर्जन। एक्सक्रेशन। एक एक करके हम सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है श्वसन, उस पर हम जानकारी लेने वाले हैं। बच्चों, हमने पोषण टॉपिक पर बहुत प्रयास किया था कि इसे एक वीडियो में ही निपटा दिया जाए, पर वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा था, तो इसकी वजह से उसका 2 पार्ट बनाना पड़ा। आज का प्रयास यह रहेगा कि श्वसन टॉपिक पर सिर्फ एक ही वीडियो में सारी जो जानकारी है वो आपको उपलब्ध करा दी जाए, ताकि आप एक ही वीडियो में वो सारी चीजें जो आपके जरूरत की है वो सारी चीजें सीख सके, पढ़ सके और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि श्वसन होता क्या है। बच्चों, श्वसन होता क्या है? आमतौर पर अगर आमतौर पर कही जाए तो श्वसन है क्या, तो श्वास लेना और श्वास छोड़ना, यही श्वसन हम समझते हैं। लेकिन सांस लेना और सांस छोड़ना ये बहुत बहुत आम शब्दों में हम समझते हैं। श्वसन के दौरान एक पूरी जटिल प्रक्रिया जो है हमारे शरीर के अंदर चलती है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है हमारे बॉडी के अंदर चलती है, और उसी के बारे में हम आज बहुत कुछ जानेंगे कि कौन कौन सी वो प्रोसेस है जो हमारे शरीर के अंदर श्वसन के दौरान होती है। तो अगर हम अपनी बोलचाल के भाषा में कहे तो श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ये बहुत निचले स्तर का जो समझ है वो है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे अपने उच्च वर्ग की ओर जाते हैं, तो हमारा जो स्टडी है, हमारी जो समझ है, उसका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ते चला जाता है, और उस आधार पर हम इतने सरल भाषा में श्वसन को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो आखिर श्वसन को परिभाषित हम कैसे करेंगे? तो देखिए, श्वसन क्या होता है समझिए। ये तो आपको पता होगा कि जितने भी जीव जंतु हैं उन्हें जीवित रहने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। उन्हें श्वास लेना पड़ता है, चाहे वो वायु की उपस्थिति में सांस ले या फिर वायु की अनुपस्थिति में सांस ले, पर सांस तो सभी लेते हैं। जितने भी जीव हैं वो बिना सांस लिए, बिना श्वसन किए जीवित नहीं रह सकते हैं। तो क्लियर है, जितने भी जीव हैं उन्हें जीवित रहने के लिए श्वसन करना आवश्यक होता है। तो श्वसन होता क्या है? बच्चों, हमने
जब पोषण चैप्टर पढ़ा तो पोषण में हमने पाचन पाचन प्रक्रिया के बारे में समझा। पाचन क्या होता है? इस पाचन के प्रक्रिया में यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस में हमने समझा कि हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं जो जटिल रूप में होते हैं, पाचन के दौरान उन्हें सरल से सरल अणुओं में तोड़ा गया और वही पोषक तत्व जो है छोटी आंत में जो विलाई पाए जाते हैं, जो रसांकुर पाए जाते हैं या जिन्हें हम दीर्घरोम के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा अवशोषित करके और रक्त वाहिनियों में भेज दिए गए और रक्त वाहिनियों के माध्यम से वे सभी पोषक तत्व शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। शरीर के जो जितने भी कोशिका हैं हमारे शरीर में, उन सभी तक उन पोषक तत्वों को पहुंचाया जाता है। और पहुंचाने का काम कौन करता है? तो हमारा जो ब्लड है, ये ब्लड जो है वो उन पोषक तत्वों को ढोने का काम करता है। क्या करता है? उन पोषक तत्वों, उन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स को ढोने का काम करता है। मतलब ये जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, वो पोषक तत्वों को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। इसके बाद जो ऊर्जादायक पोषक तत्व होते हैं उनका कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ उनका अभिक्रिया होता है और वो पोषक तत्व टूटते हैं, टूट करके और वो CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं। और इसी दौरान हम देखते हैं कि ऊर्जा भी मुक्त होता है और यही ऊर्जा समस्त जैव प्रक्रम को संचालित करता है। हमारे शरीर को संचालित करने में यही ऊर्जा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बात समझ में आ गई कि जो श्वसन है वो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में होता क्या है। तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि श्वसन के दौरान जो है हमारे कोशिका का एक अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और उन कोशिकाओं में जो पोषक तत्व हैं जो पाचन के दौरान वो टूट चुके थे, सरल से सरल अणुओं में बदल चुके थे, वो कोशिकाओं में पहुंचाए जाते हैं। और जो हम वायुमंडल से हवा श्वास के रूप में इनहेल करते हैं, यानी श्वास के रूप में हम ग्रहण करते हैं, उस हवा से ऑक्सीजन खून में एक घटक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण ही जो खून है उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन वह रक्त का घटक है जो ऑक्सीजन, जो O2 और CO2 को ढोने का काम करता है, परिवहन का काम करता है। तो ये जो रक्त में हीमोग्लोबिन नाम का घटक पाया जाता है, वो फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सीजन को अपने अंदर बांध करके और वो कोशिकाओं तक छोड़ आता है। और कोशिकाओं में जो ऑक्सीकरण होता है, जो अपचयन होता है, उस अपचयन के दौरान हम देखते हैं कि वहां पर पोषक तत्व जो है वो टूट करके और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं, जिस दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होता है। और वही ऊर्जा जो है हमारे शारीरिक क्रियाओं में काम आ जाता है। हम विभिन्न प्रकार की जो क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो काम करते हैं, वर्क करते हैं, उस वर्क में वही जो ऊर्जा है हमारे लिए उपयोग होता है। तो बात समझ में आ गई कि श्वसन जो है वो क्यों आवश्यक है। बच्चों, श्वसन के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। शायद भोजन के बगैर कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, पानी के बगैर भी हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि श्वसन के बगैर क्या हम कितने देर तक जीवित रह सकते हैं। मुश्किल से हम कुछ मिनट तक ही जिंदा रह सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि श्वसन जो है हमारे लिए कितना आवश्यक जो है प्रक्रिया होता है। तो श्वसन के दौरान ही हमारा शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो ऊर्जा विमुक्त करती है
और उन्हीं ऊर्जा से हम जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कर पाते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए श्वसन क्यों आवश्यक होता है। बच्चों, अब हम देखते हैं कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन के उपस्थिति के आधार पर देखें तो श्वसन जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, या इसे हम वायवीय वायवीय श्वसन भी कहते हैं। एरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन या रिस्पिरेशन। दूसरा होता है अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, या इसे हम अवायवीय अवायवीय श्वसन भी कहते हैं, और इसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता हो उसे हम ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे हमारे अंदर जो श्वसन होता है वो ऑक्सी श्वसन होता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो इसलिए हमारे अंदर जो श्वसन है उसको हम ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन कहते हैं। वहीं पर कई ऐसे जीव हैं, खास करके कुछ कवकों की प्रजाति होती है जिसे हम ईस्ट कहते हैं, ईस्ट कहते हैं, या और भी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनमें अवायवीय श्वसन भी देखने को मिलता है। वे वायु की अनुपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन करते हैं, और इस दौरान बहुत ही कम ऊर्जा विमुक्त होता है। जब ऑक्सी श्वसन होता है तो इसमें 38 एटीपी बनते हैं, और जब अनॉक्सी श्वसन होता है तो इसमें सिर्फ 8 एटीपी बनते हैं। एटीपी के कारण ही जो है, एटीपी के प्रक्रिया के कारण ही शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। और ये एटीपी की प्रक्रिया जो है वो कहां पर होती है, तो कोशिका का एक कोशिकांग होता है जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इस तरह का बनावट होता है, इसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो एटीपी की प्रोसेस होती है। अब एटीपी का मतलब क्या है, इसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं। तो एटीपी का जो पूर्ण रूप होता है, जो फुल फॉर्म होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन के दौरान अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। एटीपी के 38 अणु बनते हैं, जबकि जो अनॉक्सी श्वसन है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, उसमें सिर्फ 8 एटीपी के अणु बनते हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अनॉक्सी श्वसन के दौरान जो है वो कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। वहीं हम बात करें अगर ऑक्सी श्वसन की, तो ऑक्सी श्वसन में भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। अच्छा, ऑक्सी श्वसन में जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, तो ऑक्सी श्वसन में हम देखते हैं कि बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है CO2 प्लस H2O, और इसी दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। जब ग्लूकोज के अणु C6H12O6 ये टूटते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये जब टूटते हैं यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तब CO2 H2O और ऊर्जा बनता है।
मतलब 6 अणु CO2 के और 6 अणु H2O के, और ऊर्जा बनता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो ऑक्सीश्वसन है, इसमें ग्लूकोज के अणु टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, और इसी दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो वहीं अगर हम बात करें अनॉक्सी श्वसन की, तो अनॉक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है ये जाइमेज की उपस्थिति में, जाइमेज वास्तव में एक एंजाइम होता है, जो एक छोटे कवक होते हैं ईस्ट, जिनका नाम क्या होता है, ईस्ट, या इसे हम हिंदी में खमीर कहते हैं। ईस्ट जो है ज्यादातर डबल रोटी के आटा को तैयार करने में इसका यूज किया जाता है, या जो जो वाइन या फिर विस्की या बियर जो बनता है, तो उसमें हम एथिल एल्कोहल का यूज करते हैं। और एथिल एल्कोहल का जो निर्माण है, एथिल एल्कोहल को जो बनाने की प्रक्रिया है, वो ईस्ट के द्वारा ही बनाया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है, ये किण्वन कहलाता है। तो इस दौरान हम देखते हैं कि एथिल एल्कोहल और CO2 का निर्माण होता है। CO2 का निर्माण होता है, और इसके दौरान बहुत कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट जो है एक छोटे कवकों की प्रजाति होते हैं, और ये क्या करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में जो शर्करा होता है, यानी ग्लूकोज जो है वो एक शर्करा का ही रूप होता है, और इस शर्करा को खा करके इनमें जाइमेज एंजाइम पाए जाते हैं। जो ईस्ट होते हैं, इनमें जाइमेज एंजाइम पाए जाते हैं, और यही एंजाइम की उपस्थिति में जो ग्लूकोज है या जो शर्करा है, वो वायु की अनुपस्थिति में टूट करके एथिल एल्कोहल में बदल जाता है, और इसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, और इस दौरान बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन किस प्रकार से संपन्न होता है। चलिए आइए अब हम देखते हैं आगे का प्रोसेस। बच्चों ये देखिए, ये जो है ईस्ट है, ईस्ट यानी एक कवक की प्रजाति होते हैं, ईस्ट यानी कवक की प्रजाति। वास्तव में ईस्ट का उपयोग जो है, ज्यादातर इनका उपयोग जो है एथिल एल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, जिसे हम हिंदी में किण्वन कहते हैं, किण्वन। तो किण्वन क्या होता है, ये जो ईस्ट है, ईस्ट का आप पैकेट भी किराना स्टोर से खरीद सकते हैं। ज्यादातर इस ईस्ट का उपयोग जो है आमतौर पर एथिल एल्कोहल बनाने में ही किया जाता है, लेकिन थोड़ी मात्रा में इसका उपयोग हम देखते हैं कि डबल रोटी या ब्रेड जो है उसको स्पंजी बनाने के लिए किया जाता है। ये करते क्या है, आटे में इन्हें जो है मिला करके, इन ईस्ट को आटे में मिला करके गूंथ करके और कुछ समय तक मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब आटा में जो कार्बोहाइड्रेट है, आटा का ऊपरी लेयर क्या करता है, आटा का ऊपरी लेयर जो है वो ऑक्सीजन को अंदर जाने से रोकता है, और ईस्ट जो है वो आटे के अंदर गुथ चुके हैं। ये ईस्ट क्या करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में या बहुत ही कम वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में भी होगा तभी ये श्वसन कर सकते हैं। तो बहुत ऑक्सीजन की जो कम मात्रा है उसमें, या फिर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो वो क्या करेंगे कि इनमें जो खास तरह का एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, जाइमेज, जाइमेज। ईस्ट जो है, ईस्ट में जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, और ये जाइमेज एंजाइम जो है, ये जो शर्करा है, मतलब जो आटे में शर्करा है, उस शर्करा को खा करके और उसे एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में
बदल देते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो आटा है, आटा में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जो है वो बनते रहते हैं, और वे बुलबुले उसी आटे में ट्रैप हो जाते हैं, उसी आटे में जो है वो फंसे रह जाते हैं। और उन्हीं बुलबुला के कारण, उन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड के छोटे छोटे बुलबुले के कारण जो है हम देखते हैं कि वो आटा जो है वो स्पंजी हो जाता है। और उसमें हम देखते हैं कि ब्रेड जो है, जब ब्रेड को बीच से काटा जाएगा तो इसके अंदर कुछ इस तरह का संरचना दिखता है, इस तरह का संरचना दिखता है। मतलब ये स्पंजी होता है, इसमें बहुत खाली खाली जगह होता है। और ये जगह जो है वो क्यों बना होता है? तो ये जगह जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों के कारण बना होता है। तो जितने भी इसमें खाली जगह दिखते हैं, उन सभी जगह में एक एक ईस्ट जो है वो एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले जो है वो उनका फॉर्मेशन कर रहे होंगे। और वही जो है इस आटे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले ट्रैप होकर के रह जाते हैं, और वो आटे को स्पंजी बना देते हैं। स्पंजी का मतलब उसमें जो है बहुत सारे छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, और वो दबाने पर फिर से फूल जाते हैं, दबाने पर फिर से फूल जाते हैं वो, तो वो स्पंजी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ईस्ट जो है वो डबल ब्रेड या जो पाव रोटी जिन्हें हम बोलते हैं उसको तैयार करने के लिए उसके आटे में मिलाए जाते हैं, या फिर जो एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल के निर्माण के लिए भी शर्करा में मिला करके इसे और एल्कोहल तैयार किया जाता है। तो ये किण्वन होता क्या है? जब जब वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु की अनुपस्थिति में ईस्ट जो है जाइमेज की सहायता से, ईस्ट जो है वो जाइमेज की सहायता से शर्करा को खाकर के, शर्करा को खाकर या शर्करा को तोड़कर उसे एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग किण्वन बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हम लोग अंग्रेजी में फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो किण्वन या फर्मेंटेशन जो है वो क्या है? तो श्वसन की एक प्रक्रिया है। वायु की अनुपस्थिति में ईस्ट जो है जाइमेज के सहायता से ये क्या करते हैं? तो ये शर्करा, शर्करा का मतलब ग्लूकोज हो सकता है, या फिर अगर ग्लूकोज से जो है पायरुविक अम्ल भी बन चुका है तो पायरुविक अम्ल को भी जो है ये तोड़ सकते हैं, किसमें? एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किण्वन का जो प्रोसेस होता है वो कुछ और नहीं बल्कि वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है, जो किसके द्वारा होता है? तो ईस्ट के द्वारा। ईस्ट को हम लोग हिंदी में खमीर भी कहते हैं। ईस्ट को क्या कहते हैं हिंदी में? खमीर, ठीक है। अगर आप पावरोटी बनाना चाहते हैं घर पे, या कोई भी स्पंजी बनाना चाहते हैं, वैसे ये खमीर जो है हमारे आसपास वायुमंडल में भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आप आटा गूंथ करके ऐसे भी 2-4 घंटे छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वो जो है मेल्ट हो करके थोड़ा उसमें जो है स्पंजी, वो हल्का स्पंजी हो जाता है। पर जल्दी से उसको तैयार करने के लिए हम उसमें ईस्ट मिलाते हैं, ताकि कम समय में ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले का फॉर्मेशन हो, और फिर वो जो आटा है वो बहुत ही जल्द स्पंजी हो जाए। तो जल्दी काम करने के लिए जो है हम लोग बाहर से ईस्ट मिलाते हैं। अन्यथा हमारे आसपास के वायुमंडल में भी ईस्ट पाए जाते हैं। आटा को अगर बहुत देर तक आप गूंथ करके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो भी मेल्ट होता है, वो भी स्पंजी हो जाता है। तो इस प्रकार जो है किण्वन या फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो पूरा होता है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा सा इसके रासायनिक सूत्र समझते हैं किस प्रकार से अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, ये जो अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन है ये तो हमें पता है कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। आइए देखते हैं इसके दौरान होता क्या है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। इस श्वसन में भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है, मतलब बहुत कम मात्रा में भोजन जो है, जो उसमें शर्करा है
या जो ऊर्जादायक पदार्थ है उसका बहुत कम ऑक्सीकरण होता है और मात्र जो है इसमें 8 एटीपी बनता है। और वहीं हम बात करें अगर ऑक्सी श्वसन की, तो ऑक्सी श्वसन में जो है 36 एटीपी बनता है। बाद में 2 और एटीपी जो है इसमें जुड़ जाते हैं तो टोटल जो है 38 हो जाता है। वैसे बनते हैं 36, बाद में 2 एडिनोसिन जो 2 उसके टूटे हुए रहते हैं वो बाद में जुड़ करके 38 बन जाते हैं। तो जो वायु की उपस्थिति में श्वसन होता है, यानी कि जो ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सी श्वसन में 38 एटीपी बनते हैं, जबकि अनऑक्सी श्वसन में सिर्फ 8 एटीपी बनते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर 8 एटीपी बन रहा है वहां पर कम ऊर्जा पैदा होगा। और वहीं हम बात करें 38 एटीपी जो कि वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है, तो इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो वायु की उपस्थिति में होने वाला श्वसन है उसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन में मात्र 8 एटीपी बनते हैं और कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। और दोनों ही प्रक्रिया में हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। मतलब जब ग्लूकोज टूट करके और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज टूट करके और ये बनते हैं और इसी दौरान ऊर्जा निकलता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो वही हम देखते हैं कि जो वायु की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, वायु की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो इस दौरान हम देखते हैं और कम मात्रा में ऊर्जा निकलता है। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि एथिल एल्कोहल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है और बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक जो वायवीय श्वसन हुआ, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हुआ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हुआ। तो वहीं हम देखते हैं कि किण्वन, जो किण्वन हुआ, किण्वन जाइमेज की उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में जो किण्वन हुआ, वायु की अनुपस्थिति में बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा होती है इसमें, और उस वायु की अनुपस्थिति में जब किण्वन हुआ तो ग्लूकोज जो है वो टूट करके एथिल एल्कोहल में, एथिल एल्कोहल और CO2 में कन्वर्ट हुआ और इस दौरान बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन हुआ। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं बाबू कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन क्या होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि जब कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा, बहुत कम ही ऑक्सीजन रहेगा, मतलब जितना आवश्यक होता है हमारे शरीर में, जितना ऊर्जा बनाने की आवश्यकता होती है उतना ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। आप एक चीज महसूस किए होंगे कि जब हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं, जब कोई जो है बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दौड़ते हैं या वर्कआउट करते हैं, उस समय आप देखिएगा कि हम तेजी से जो है वो सांस लेते हैं, मतलब हमारा जो श्वसन दर है वो नॉर्मल से बहुत जो है अधिक हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है आप समझिए। जैसे हम जब फिजिकल वर्क करते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो उस वक्त हमारे शरीर को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन इनहेल करना होगा, अधिक मात्रा में जो कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि ऊर्जादायक हैं उनको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ने का काम जो है तेजी से करना होगा, जल्दी जल्दी करना होगा, और इसी कारण से बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है।
इसीलिए जो है हम बहुत तेजी से सांस लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को हम इनहेल कर सके और वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में जा करके और अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर को जितनी मात्रा में ऊर्जा निर्माण करना होता है, जितनी मात्रा में ऊर्जा की पूर्ति करना होता है, ऑक्सीजन उतना मिल नहीं पाता है। फिर भी हमारी जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिका जो है कोशिश करता है कि ऊर्जा की पूर्ति करे। वो चाहता है कि ग्लूकोज को जो है वो तोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया जाए, ताकि अधिक मात्रा में ऊर्जा निकले। पर कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से जो है कोशिका ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाता है। और इस कारण से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड जो है वो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है जो ग्लूकोज है कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो ये बनाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला लैक्टिक एसिड बनाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और बहुत कम मात्रा में जो है ऊर्जा बनता है। तो जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, मतलब पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन है वो मिल नहीं पाता है हमारे कोशिकाओं को, तो फिर क्या होता है कि बनना था जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो ये पूरी तरह से नहीं टूट पाता है और ये जो है लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बच्चों, लैक्टिक एसिड जो है, आप जो दही खाते हैं, दही दही में जो है वो लैक्टिक एसिड ही होता है। तो आप देखते हैं दही जो है वो कैसे जमा हुआ रहता है। अब उसी प्रकार से आप सोचिए कि आप जब बहुत ज्यादा काम करते हैं तो आपको थकान महसूस होता है, और वो थकान जो महसूस होता है आपको, यानी समझिए कि आपके शरीर में जो है दही जम गया है, दही। तो जब बहुत ज्यादा थकान महसूस होता है तो कोई हमारा जो है शरीर में मसाज उसाज कर देता है, तो उसके बाद हमें रिलैक्स फील होता है। तो उसमें होता क्या है, जो हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड बहुत अधिक मात्रा में बन चुके होते हैं, तो जब मसाज करने से वो फैल जाते हैं चारों तरफ, और उनको जो है पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है, और फिर से वो टूट करके और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदलते हैं और ऊर्जा मुक्त होता है, और धीरे धीरे जो है वो थकान भी हमारा खत्म हो जाता है। तो हमारे अंदर जो थकान महसूस होता है वो इसी लैक्टिक एसिड के कारण ही थकान महसूस होता है। लैक्टिक एसिड वही एसिड है जो दही में पाया जाता है। यानी कि जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं और पर्याप्त मात्रा में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं बन पाता है, तो वही लैक्टिक एसिड बन करके हमारे शरीर के पूरे मांसपेशियों में है फैल जाता है, पेशियों में जो है वो फैल जाता है। और यही कारण है कि पेशियों में जो है वो दर्द और थकावट महसूस होता है। लेकिन जैसे ही हम आराम करते हैं कुछ समय के लिए, तो धीरे धीरे वो लैक्टिक एसिड क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में और टूट करके, और वो फिर फाइनली क्या बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाते हैं, और अधिक मात्रा में ऊर्जा जो है वो निकलता है। तो इस प्रकार से जो है बहुत देर के बाद क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड भी क्या होते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये फिर से टूट करके और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। इसके दौरान ऊर्जा भी मुक्त होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या समझा, ऑक्सी श्वसन समझा, अनऑक्सी श्वसन समझा, और कम अल्प ऑक्सी श्वसन के बारे में भी समझा। मतलब कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होती है उसके बारे में भी हमने समझा कि किस प्रकार कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होता है तो लैक्टिक एसिड बनता है, और वही लैक्टिक एसिड जो है हमें थकाने का काम करता है। तो अब से जब आप हार्डवर्क करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, वर्कआउट करते हैं,
या बहुत अधिक देर तक जो है बैठ करके आप पढ़ते भी हैं, तो उससे भी थकावट महसूस होता है। तो बात यही समझ जाइए कि जब भी आपको थकावट महसूस हो तो समझ जाइए कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, यानी कि शरीर को जितना मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी उतना ऊर्जा नहीं बन पाया, बल्कि लैक्टिक एसिड बन गया। इसी वजह से जो है थकावट महसूस होता है। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होगा उसके बारे में और हम गहनता से समझते हैं, चीजों को और गहराई से समझते हैं। तो ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो सिंपल सी परिभाषा अगर इसकी दी जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ही ऑक्सी श्वसन या फिर वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन की वह अभिक्रियाएं जिनके लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है ऑक्सी श्वसन कहलाती है। यानी कह सकते हैं कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होती है या पूरी होती है, उस श्वसन को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहते हैं, या फिर उसी को हम वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक। और ये ऑक्सी श्वसन की अभिक्रिया जो है वो अनगिनत एंजाइमों के प्रभाव में, मतलब बहुत सारे एंजाइम के उपस्थिति में जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ये पूरे होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जो अभिक्रिया है वो अनगिनत एंजाइम की उपस्थिति में पूरी होती है। वहीं अगर हम बात करें अनॉक्सी श्वसन की, तो उसमें हमने देखा कि जो ईस्ट थे जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। मतलब जो जाइमेज एंजाइम पाए जाते थे ईस्ट के अंदर, उस एंजाइम की सहायता से ही जो शर्करा था, जो ग्लूकोज था, वो एल्कोहल, एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा था। और उस दौरान हम देखते थे कि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता था। लेकिन यहाँ जो ऑक्सी श्वसन है, ऑक्सी श्वसन हमारे कोशिका के एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले माइटोकॉन्ड्रिया का एक चित्र बनाया था कुछ इस प्रकार से। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है ऑक्सी श्वसन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है और इसमें अनगिनत एंजाइम जो है वो भाग लेते हैं। तो श्वसन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ का मतलब यहाँ ग्लूकोज जो है C6H12 और O6, ये ग्लूकोज जो है वो टूट करके क्या बनता है? ये बनता है CO2 प्लस H2O और इसी दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। तो बात समझ में आई? तो ऑक्सी श्वसन के दौरान हम देखते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है और इस दौरान काफी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो ये होता है ऑक्सी श्वसन। और ये कहां पर होता है? तो कोशिका का एक कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर संपन्न होता है। तो ऑक्सी श्वसन समझ में आ गया, कहां पर होता है, क्या होता है, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे देखते हैं। अब अनॉक्सी श्वसन के दौरान पाइरुविक अम्ल का, अच्छा देखिए, जैसे ही ये हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर जैसे ही ग्लूकोज प्रवेश करेगा तो ये बदल जाएगा पाइरुविक अम्ल में, या पाइरुवेट भी बोला जाता है इसे, पाइरुविक अम्ल। इसका जो फार्मूला है वो होता है C3H4O3। तो ये जो है आपका, ये पाइरुविक अम्ल, या इसी को हम पाइरुवेट के नाम से भी जानते हैं, पाइरुवेट। अनॉक्सी श्वसन के दौरान बने पाइरुविक अम्ल का विभिन्न चरणों में ऑक्सीकरण होता है। इस प्रक्रिया के बीच कार्बन डाइऑक्साइड जल बनते हैं तथा एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी बनते हैं। तो जो पाइरुविक अम्ल है, पाइरुविक अम्ल 2,6,3H4O3, ये पाइरुविक अम्ल है, या इसी को हम लोग पाइरुवेट भी बोलते हैं। पाइरुवेट या पाइरुविक अम्ल जो है ये बनता है। देखिए बाबू, अनॉक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज जो है वो पाइरुविक अम्ल में बदल जाता है। जैसे ही ये कोशिका द्रव के अंदर प्रवेश करता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब
जब कम ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज कोशिका द्रव में प्रवेश करता है तो वो बदल जाता है पाइरुविक अम्ल में, और फिर इस पाइरुविक अम्ल का विभिन्न अलग अलग चरणों में ऑक्सीकरण होता है। और इस ऑक्सीकरण के दौरान हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और एटीपी बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है, और इसी दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। जब पाइरुविक अम्ल कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, जब पाइरुविक अम्ल यानी कि ये कोशिका है और ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक, तो ये इसमें बहुत सारा द्रव जो है वो भरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव। तो जैसे ही ग्लूकोज इस कोशिका द्रव के अंदर जाएगा, C6H12O6, ग्लूकोज जैसे ही कोशिका द्रव के अंदर जाएगा तो ये पाइरुवेट अम्ल में बदल जाएगा, पाइरुवेट अम्ल में 2C3H4 और O3, तो इस प्रकार से जो है ये पाइरुवेट में बदल जाएगा। अब यही पाइरुवेट अम्ल जो है जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो यहां पर इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, और ये जो पाइरुवेट है, ये जो पाइरुवेट है ये टूट करके बनेगा CO2 और जल, इसी दौरान क्या होगा, ऊर्जा मुक्त होगा। तो इस प्रकार जो है अनॉक्सी श्वसन के दौरान जो पाइरुविक अम्ल बन जाता है कोशिका के अंदर, फिर उस कोशिका द्रव से पाइरुविक अम्ल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो पाइरुविक अम्ल विघटित होता है, जो पाइरुविक अम्ल या पाइरुवेट जब टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है, जिसके दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होता है। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि जो अनॉक्सी श्वसन है, अनॉक्सी श्वसन जब कोशिका में होता है, कोशिका द्रव में जब ग्लूकोज जाता है तो पाइरुवेट में बदल जाता है, और वही पाइरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है तो फिर से उस पाइरुवेट का ऑक्सीकरण होता है और पुनः वह CO2 और H2O में टूटता है, और इसी दौरान ऊर्जा भी मुक्त होता है। बात समझ में आ गई कि अनॉक्सी श्वसन जब कोशिकाओं में होता है तो क्या होता है। चलिए अब देखिए आगे क्या है। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस बात को हमने पहले ही समझ लिया है, थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। ऑक्सी श्वसन के फलस्वरूप मतलब ऑक्सी श्वसन के बाद जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और संपूर्ण प्रक्रम के दौरान कुल 36 एटीपी के अणु का निर्माण होता है। ग्लाइकोलाइसिस के समय 2 एटीपी के अणु और बने होते हैं, और यही 36 और 2 जब मिल जाते हैं तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। यानी कह सकते हैं कि 36 जो है ऑक्सी श्वसन के दौरान 36 एटीपी बने थे, और ग्लाइकोलाइसिस क्या है, जब ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव में प्रवेश करता है और जब वो पाइरुवेट में बदल जाता है तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी बने हुए थे, और जब माइटोकॉन्ड्रिया में वो पाइरुवेट जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका विघटन होता है और 36 एटीपी बनता है। यानी 36 एटीपी ये रहा, और ग्लाइकोलाइसिस के समय 2 एटीपी, तो ये दोनों मिलाकर के हो जाते हैं 38 एटीपी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सी श्वसन होता है उस दौरान कुल 38 एटीपी के अणु बनते हैं, और ये जो है काफी भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है इससे। चलिए आगे देखते हैं हम। श्वसन के दौरान विभिन्न चरणों में ग्लूकोज का विखंडन। आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब कोशिका द्रव में प्रवेश करता है, एक कोशिका बनाते हैं, ये रहा कोशिका, ये कोशिका का केंद्रक। कोशिका में तो बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, पर हम माइटोकॉन्ड्रिया को सिर्फ बनाएंगे यहाँ पर। और ये हमारा रहा कोशिका द्रव, ये रहा कोशिका द्रव, ठीक है, ये रहा कोशिका द्रव। अब बच्चों देखिएगा, जैसे ही कोशिका द्रव के अंदर ग्लूकोज प्रवेश करेगा तो ये बदल जाएगा पाइरुवेट में। मतलब कोशिका द्रव के अंदर जब ग्लूकोज प्रवेश किया
और ये कब होता है? जब वायु की अनुपस्थिति होता है, जब वायु जो है वो कम मात्रा में होता है, तब ग्लूकोज कोशिका द्रव में जाकर के किस में बदल जाता है? पाइरुवेट में। तो ये बन जाएगा बाबू पाइरुवेट, पाइरुवेट अम्ल या पाइरुविक अम्ल, पाइरुविक अम्ल, या इसी को हम पाइरुवेट, पाइरुवेट कहते हैं। तो जब ग्लूकोज जो है, जब ग्लूकोज कोशिका द्रव के अंदर गया वायु की अनुपस्थिति में, तब ये टूट करके क्या बनेगा? पाइरुविक अम्ल बनेगा। और यही पाइरुविक अम्ल है, अब देखिए, जब ये पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तो ये टूट करके क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा, और इसी दौरान ऊर्जा मुक्त होगा। ठीक है। अच्छा, अब यही पाइरुविक अम्ल जो है, अगर कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में पेशियों में चला जाए, कहां पर चला जाए? पेशियों में। अगर पेशियों में जाएगा तो यहां पर बनेगा बाबू लैक्टिक एसिड, C3H6O3, ये लैक्टिक एसिड बनाएगा, और यही जो है वो थकान का कारण बनता है। और यही पाइरुविक जब ईस्ट कोशिका में जाएगा, यही पाइरुविक जो है ईस्ट कोशिका में जाएगा, यानी खमीर के अंदर जाएगा, तो जाइमेज की उपस्थिति में ये बदल जाएगा एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ईस्ट के अंदर जब जाएगा तो ये क्या बनेगा? एथेनॉल, CH2CH3OH और प्लस CO2, या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से लिखते हैं, C2H5OH, एथिल एल्कोहल प्लस CO2, और इस दौरान बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ग्लूकोज है वो जब जाइमेज में बदलता है, और जाइमेज अलग अलग चरण में जब जाता है, तो क्या कौन सा श्वसन का विधि होता है और क्या निर्माण होता है, क्या निर्मित होता है। तो एक बार चलिए इसको फिर से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जब कम वायु की उपस्थिति में ग्लूकोज कोशिका द्रव में आएगा, इसमें कोशिका द्रव के अंदर, ये है हमारा कोशिका द्रव। क्या है बाबू? कोशिका द्रव। तो जब कोशिका द्रव में जाएगा तो ये बदल जाएगा किसमें? पाइरुविक अम्ल में, पाइरुविक अम्ल में बदल जाएगा। और जब पाइरुविक अम्ल के साथ अलग अलग प्रक्रिया होगा तो वो श्वसन जो है अलग अलग प्रकार से होता है। देखिए, जब पाइरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जाएगा तो ये टूट करके क्या बनेगा? CO2 बनेगा, जल बनेगा, और इसी दौरान ऊर्जा मुक्त होता है। अच्छा, जब यही पाइरुविक अम्ल अगर पेशियों में जाएगा और कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, पेशियों में गया, कम मात्रा में ऑक्सीजन मिला, तो यहां बन जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड, जो थकान का कारण बनता है, लैक्टिक एसिड। तो जब पेशियों में जाएगा, जो ये पाइरुविक अम्ल है, जब पेशियों के अंदर जाएगा और कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, तो यहां पर लैक्टिक एसिड बनेगा, जो थकान महसूस करवाता है। तो वहीं अगर हम देखते हैं कि जो पाइरुविक अम्ल है या पाइरुवेट है, वो ईस्ट कोशिकाओं के अंदर चला जाए, खमीर के अंदर चला जाए, तो खमीर में जो जाइमेज एंजाइम पाए जाते हैं उसके उपस्थिति में ये टूट करके जो पाइरुवेट अम्ल था, जो पाइरुविक अम्ल था, ये टूट करके बनते हैं एथिल एल्कोहल। इस तरह से लिखा जाता है, या फिर इस तरीके से भी हम एथिल एल्कोहल को लिख सकते हैं। तो यहां पर एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और इस दौरान हम देखते हैं कि बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बनता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग चरण में जो है ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है। बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं हम आगे। आइए अब जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है इसे हम देखते हैं। देखिए बाबू, जितने भी जीव जंतु हैं, हमने पढ़ा कि सबको जो है जीवित रहने के लिए श्वसन आवश्यक है।
सबको जो है वो सांस लेने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, जिसमें कीट से लेकर के और मनुष्य तक सब शामिल है, पेड़ पौधे, यहां तक कि हर जीव जंतु, जलीय हो, स्थलीय हो या हवा में रहने वाले हो, जितने भी जीव जंतु हैं सबको सांस लेने की आवश्यकता होती ही होती है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ये कुछ कीट हैं, ये जो कीट हैं, ये कॉकरोच, तिलचट्टा, तिलचट्टा है ये। तिलचट्टा जो है, इनमें किस प्रकार से श्वसन होता है, या जो अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव हैं, इनमें श्वसन किस प्रकार से होता है। तो श्वसन के लिए इनमें जो है विभिन्न अलग अलग अंग नहीं पाए जाते हैं, हमारी तरह जो है वो पूरा का पूरा श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इनमें ज्यादातर जो है सारे काम जो है एक ही अंग के द्वारा किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जंतुओं में गैसों के विनिमय के लिए निश्चित प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे हम लोग बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं, तो हमारे अंदर श्वसन के लिए बहुत सारे श्वसन तंत्र में अंग हैं। नाक है, नासा गुहा है, ग्रसनी है, कंठ है, श्वास नली है, श्वसनिका है, श्वसनिकाएं हैं, कुपिका है। तो इस तरह से बहुत सारे जो है श्वसन तंत्र के अंग हैं अलग अलग काम के लिए। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है, इनमें विकसित अंग नहीं पाए जाते हैं, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सब के सब एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिका से ही बने हुए जीव हैं। तो जब ये बने ही एक कोशिका से हैं, तो इनमें अलग से कहां से अंग पाया जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इनमें जो है गैसीय विनिमय के लिए अलग से अंग की व्यवस्था नहीं होती है। जो भी काम होता है इनके जो कोशिका द्रव है उसी के द्वारा जो है ज्यादातर काम कर दिए जाते हैं। जितने भी जंतु होते हैं, इनमें श्वसन के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय यानी अदला बदली किस प्रकार से होता है। तो इनमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो विनिमय है, मतलब आदान प्रदान जो है, वो विसरण विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? विसरण विधि द्वारा। विसरण क्या होता है? वायु, जब वायु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, तब उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। मतलब जब वायु जो है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, मतलब पतला से गाढ़ेपन की ओर जाता है, तो उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं विसरण। तो जो ऑक्सीजन है या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो आदान प्रदान है, जो रक्त में आता जाता है, उसका आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा ही होता है। जितने भी गैसों का आदान प्रदान है, लगभग विसरण के द्वारा ही वो संपन्न होता है। तो जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, उनमें रक्त से जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, वो विसरण के द्वारा ही होता है। और जो जलीय जंतु होते हैं, जलीय जंतु जो होते हैं, ये जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में लेते हैं। जल में भी ऑक्सीजन घुला होता है, और वही जल में घुले ऑक्सीजन इनके सीधे श्वसन अंगों, इनके खास तरह के अंग पाए जाते हैं, जो जल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन को लगातार वो अलग करके, और जो श्वसन, जो उनका रक्त है, जो उनका ब्लड है, उनमें भेजते रहते हैं ऑक्सीजन को। तो जल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, सीधे श्वसन अंगों में चला जाता है, रक्त में चला जाता है, विसरित हो जाता है। इनमें खास तरह के श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, जो जल में घुलित ऑक्सीजन को अलग करके और रक्त में पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे जो मछलियां होती है, मछलियों के अंदर जो मछलियां होती है, इनके अंदर आप देखिएगा कि यहां पर गिल्स पाए जाते हैं। यहां पर जो है वो गिल्स पाए जाते हैं, और ये गिल्स क्या करते हैं कि जल में जो घुलित ऑक्सीजन है,
जल में जो घुलित ऑक्सीजन है इसको डायरेक्ट अलग करके और इनके रक्त में विसरित कर देता है। तो इस प्रकार जो जलीय जीव है वो जल में घुले हुए ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं, डायरेक्ट इनके श्वसन तंत्र में वो ऑक्सीजन प्रवेश करता है और इनके श्वसन तंत्र जो है इस प्रकार से विकसित होते हैं कि जल से उस ऑक्सीजन को अलग करके और रक्त में विसरित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है जो जलीय जीव हैं उनके रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। जिन जीवों में रक्त नहीं पाया जाता है, कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जिनमें रक्त नहीं पाया जाता है, खून नहीं पाया जाता है। जैसे हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा के अंदर जो कोशिका द्रव पाया जाता है, उत्तक द्रव या जीव द्रव, इसके माध्यम से ही जो ऑक्सीजन है वो इनके उत्तक द्रव में विसरित हो जाते हैं। तो जिन जंतुओं में रक्त नहीं है उनके अंदर उत्तक द्रव होंगे या कोशिका द्रव होंगे, उन्हीं के अंदर ऑक्सीजन जो है वो विसरित हो जाएंगे। जैसे हम बात करें हाइड्रा की, अगर हम बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा में हम देखते हैं कि रक्त तो नहीं पाया जाता है, पर इनमें जो है उत्तक द्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है और डायरेक्ट जो है वो कोशिका द्रव में ही ऑक्सीजन क्या होते हैं, विसरित हो जाते हैं। और इस प्रकार जो है जो हाइड्रा को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा के लिए, वो डायरेक्ट कोशिका द्रव या उत्तक द्रव के द्वारा ही ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, विसरित कर लिया जाता है। अगर हम कुछ कीटों की बात करें, जैसे तिलचट्टा की हम बात करें, आप देख सकते हैं यहां फिगर में तिलचट्टे हो गए या मेढक हो गए, ये जीव जो है अपने त्वचा से सांस ले सकते हैं। इनके त्वचा के अंदर बहुत छोटे छोटे जो छिद्र हैं वो पाए जाते हैं, जिसे हम स्पाइरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं तिलचट्टा के त्वचा पर, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको स्पाइराकल्स बोलते हैं। और प्रत्येक स्पाइराकल्स जो है वो एक ट्रैकियल ट्रंक यानी श्वसनी से जुड़ा हुआ रहता है और वही स्पाइरकल्स के द्वारा गैसों का आदान प्रदान श्वसनी से होकर के और इनके रक्त में चला जाता है और इस प्रकार ये जो है ऑक्सीजन रक्त में विसरित कर लेते हैं। तो जितने भी ज्यादातर कीट हैं वो श्वसन कैसे करते हैं, तो वो त्वचा। तो जो तिलचट्टे हैं या फिर इनके जैसे जितने भी कीट हैं, तिलचट्टा में तो खुला परिसंचरण पाया जाता है, उसी तरह से जो मेढक हैं, तो ये सब जितने भी कीट की श्रेणी में आने वाले जीव हैं ज्यादातर ये त्वचा से ही सांस लेते हैं। उसी तरह से हम बात करें अगर तिलचट्टा की, कॉकरोच की, तो कॉकरोच की जो त्वचा होते हैं ना उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो छिद्र पाए जाते हैं। अगर ये एक तिलचट्टा है तो इसके त्वचा पर बहुत सारे छिद्र पाए जाएंगे जिन्हें हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ये छिद्र पाए जाते हैं, यहां पर देख सकते हैं जिसको स्पाइरिकल बोला जाता है। ये छिद्र जो है आप यहां देखिए, स्पाइरिकल जो है ये स्पाइरिकल जो है वो आगे जा करके और श्वास नली में बढ़ जाता है, कई श्वास नली जो है कई श्वसनिकाओं में बढ़ जाता है और ये श्वसनिकाएं वो सीधे इनके रक्त तक जाते हैं और ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो स्पाइरिकल है वो ट्रैकिया में खुलता है, ट्रैकिया यानी श्वास नली। स्पाइरिकल जो है वो श्वास नली में खुलता है और श्वास नली आगे जाकर के कई श्वसनी में बढ़ जाता है और श्वसनी आगे जाकर के श्वसनिका में बढ़ जाता है और इस प्रकार ये जो इनका रक्त है इसमें ऑक्सीजन चला जाता है और रक्त में जो कोशिकाएं पाई जाती है उसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं रास्तों से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो तेलचट्टा जैसे कीट जो है वो श्वसन करते हैं अपने त्वचा में पाए जाने वाले छिद्रों से, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ठीक है, चलिए तिलचट्टा के अंदर जो रक्त पाया जाता है, तिलचट्टा के अंदर जो रक्त पाया जाता है उसे हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोलिम्फ।
ये रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं होता है। क्या होता है ये? रंगहीन। हीमोलिम्फ, तिलचट्टा का जो रक्त होता है उसको हम बोलते हैं हीमोलिम्फ, और हीमोलिम्फ जो होता है उसमें कोई रंग नहीं होता है। जैसे हम और जंतुओं की बात करें, और जीवों की बात करें, तो उनका जो रक्त है, उनका रक्त का रंग ज्यादातर लाल ही होता है। जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारे रक्त का रंग लाल है, तो हमारे रक्त का लाल रंग, हमारे हमारे रक्त का रंग लाल है, क्यों है? तो उसमें एक पाए जाने वाले घटक जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, उस हीमोग्लोबिन घटक के कारण ही हमारा रक्त लाल होता है। तो वहीं अगर हम देखें, तिलचट्टा का रक्त जो है वो रंगहीन होता है, जिसे हम हीमोलिम्फ कहते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। सभी जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, अर्थात केसरुकी, केसरुकी का मतलब जो रीढ़ के हड्डी वाले जंतु हैं, उनमें श्वसन तंत्र पाए जाते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, एक विकसित श्वसन तंत्र जो है वो पाया जाता है। कि जितने भी विकसित प्राणी हैं, जितने भी उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, केसरुकी, केसरुकी यानी जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी होती है, जिन प्राणियों में रीढ़ की हड्डी होती है उनको बोलते हैं केसरुकी। तो जितने भी केसरुकी प्राणी हैं उनमें रक्त पाया जाता है, और उनमें ऑक्सीजन उनके श्वसन अंग जैसे फेफड़ों के द्वारा उनके रक्त में विसरित होते रहता है। फेफड़े की जो दीवारें होती है, इनमें पतली पतली रक्त वाहिकाएं पाई जाती है। पतली पतली क्या पाई जाती है? रक्त वाहिकाएं। और इन्हीं रक्त वाहिकाओं के माध्यम से फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। मतलब ऑक्सीजन को रक्त में मिलाया जाता है, और कोशिका के द्वारा जो उपापचय की क्रिया हो जाती है, ऑक्सीकरण की जो क्रिया हो जाती है, तो उस दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको रक्त के द्वारा फेफड़े में ला करके और बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है फेफड़े में जो पतली पतली जो दीवारें पाई जाती है, जिन्हें हम आगे देखेंगे क्या बोलते हैं, उसको कुपिका बोलते हैं, या फिर उसको एल्वियोलाई बोलते हैं। तो एल्वियोलाई के दीवारों पर बहुत पतली पतली रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, और उन्हीं रक्त वाहिकाओं के माध्यम से हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, मतलब अदला बदली होता है। चलिए देखते हैं हम मानव श्वसन तंत्र। मानव भी एक विकसित प्राणी है, उच्च स्तरीय प्राणी है, और इस वजह से जो है इनमें एक श्वसन के लिए विकसित श्वसन तंत्र पाया जाता है, जिसमें कई सारे अंग जुड़े होते हैं। जितने भी केसरुकीय प्राणी हैं, मतलब जो रीढ़ के हड्डी वाले प्राणी हैं, उन सभी में रक्त पाया जाता है, और उस रक्त के माध्यम से ही ऑक्सीजन का परिवहन पूरे कोशिकाओं में किया जाता है। तो उन्हीं विकसित प्राणियों की श्रेणी में मानव भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि मानव का जो श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है, और श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। आइए हम समझते हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मानव श्वसन क्रिया जो है एक जटिल क्रिया होती है। मानव में जो श्वसन है, अब मानव के अंदर क्या है कि बंद परिसंचरण पाया जाता है, मानव के अंदर खुला परिसंचरण नहीं है, इसलिए एक विकसित श्वसन तंत्र का होना आवश्यक है। अच्छा, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या है? कि जैसे हमने कॉकरोच के बारे में देखा, कॉकरोच जो है वो त्वचा से सांस ले सकते थे, मतलब त्वचा के हर जगह उनका जो है वो छिद्र पाया जाता है, छोटे छोटे, उनके त्वचा पर हर जगह लगभग छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, कि रक्त को प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर पतली पतली नलियों का जाल बिछा हुआ है, जिसे हम रक्त वाहिका कहते हैं या रक्त वाहिनी कहते हैं। लेकिन कॉकरोच या उन जैसे कीटों में खुला परिसंचरण पाया जाता है, मतलब उनका जो रक्त है, हीमोलिम्फ जो है, वो सीधे सीधे उनके मतलब शरीर में भरा होता है, उनके शरीर के अंदर रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। इसलिए उनके शरीर में जो छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, उनके छोटे छोटे छिद्र जो है वो वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन लेकर के उनके रक्त में मिला देते हैं। लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं है, हमारे अंदर क्या है? बंद परिसंचरण तंत्र है। तो उस बंद परिसंचरण तंत्र में मतलब हमारे रक्त को चलाने के लिए बहुत पतली पतली नालियां हैं, और उस नालियों के अंदर ऑक्सीजन को भेजने के लिए हमारे शरीर के अंदर एक विकसित श्वसन तंत्र का होना आवश्यक है।
और उसी विकसित श्वसन तंत्र के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, श्वसन तंत्र होता क्या है। मानव में श्वसन क्रिया, मानव में श्वसन क्रिया एक जटिल तंत्र के द्वारा होता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यह तंत्र नासा गुहा, नेसोफेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रांकस आदि अंगों से मिलकर के बना होता है। मतलब जो हमारा श्वसन तंत्र है इसमें बहुत सारे अंग मिलकर के बने हैं। नासा द्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ, ठीक है। इसके अलावा जो श्वसनिका होता है, वायु कोश या वायु कुपिका होता है, फेफड़ा और डायफ्राम और पसलियां भी सहायक होते हैं श्वसन में। तो ये कुछ श्वसन तंत्र के अंग हैं। अगर हम देखें श्वसन तंत्र किसे कहते हैं बच्चों, श्वसन तंत्र किसे कहते हैं? तो श्वसन में सहायता करने वाले जितने भी अंग होते हैं, हमारा शरीर जो है वो एक विकसित शरीर होता है, हम विकसित जीवों की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए श्वसन के लिए हमारे अंदर खास तरह का तंत्र पाया जाता है जिसमें बहुत सारे अंग जुड़े हुए रहते हैं। तो हम कह सकते हैं, वैसे तो हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, पर जितने भी अंग श्वसन में सहायता करते हैं उनके सम्मिलित रूप को ही हम श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी कि श्वसन तंत्र क्या है? तो वे सभी अंग जो सम्मिलित रूप से श्वसन में सहायक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं, या उन्हीं के सम्मिलित रूप को हम श्वसन तंत्र कहते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम। चलिए बात समझ में आ गई कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो हमारे श्वसन के दौरान जितने भी अंग श्वसन में शामिल होते हैं उनके सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। चलिए आइए देखिए मानव श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं। मानव श्वसन तंत्र के अंगों को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इनको 3 भागों में बांटा जाएगा, जिसमें पहला श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग जिससे हवा जो है फेफड़ों तक पहुंचाया जाएगा, और दूसरे में फेफड़े हैं, और तीसरा में डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है? डायफ्राम जो है वो फेफड़ा के बाहर नीचे होता है, और डायफ्राम के फैलने और सिकुड़ने से फेफड़े का आयतन जो है वो बढ़ता घटता है, जिसके कारण गैसों का आदान प्रदान होता है। तो मुख्यतः देखा जाए तो मानव श्वसन तंत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला भाग जो है वो श्वसन मार्ग होगा, और दूसरा भाग फेफड़ा, तीसरा भाग डायफ्राम। चलिए एक एक करके हम इन सभी के बारे में पढ़ते हैं और इनके काम के बारे में, ये इनके क्या कार्य हैं, इनकी कार्य प्रणाली कैसी है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं हम श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग क्या होता है? वायुमंडल से, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा कहां से लेते हैं? वायुमंडल से, अपने आसपास से ही तो हवा लेते हैं। तो वायुमंडल से फेफड़े तक, वायुमंडल से फेफड़े तक हवा पहुंचाने वाले मार्ग को हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं वायुमंडल से और उस लिए हुए हवा को फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, तो जिस मार्ग से वो फेफड़ों तक पहुंचते हैं उसी मार्ग को हम कहते हैं श्वसन मार्ग। इसके निम्नलिखित अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? तो सबसे पहला अंग नासा द्वार, ये रहा हमारा नासा द्वार। नासा द्वार जो है नाक से खुलता है, और नाक में जो है वो 2 छिद्र होते हैं, और यही आगे जाकर के दोनों छिद्र जो है वो आपस में मिल जाते हैं, और वो भाग जो है वो चौड़ा हो जाता है, आगे जाकर के घुमावदार रास्ता में बदल जाता है। इसी को हम लोग नासा गुहा कहते हैं। नजल कैविटी, नासा द्वार या नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल जो है इसमें 2 छिद्र होते हैं, और दोनों छिद्र आगे जाकर के क्या एक हो जाते हैं, खुल जाते हैं, एक ही रास्ता में खुल जाते हैं, और वो भाग जो है वो चौड़ा हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नासा गुहा। क्या कहते हैं? नासा गुहा, नजल कैविटी। अब यहां पर देखिए कि नासा गुहा क्या होता है। तो हमारे नाक के छिद्र होते हैं, मतलब जो हमारे नासा द्वार कहलाते हैं। नाक में जो छिद्र है वो नासा द्वार। नासा द्वार आगे जाकर के चौड़े भाग में खुलता है और एक घुमावदार रास्ते में बदल जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नासा गुहा या नजल कैविटी। इस नासा गुहा के अंदर, नासा गुहा के भीतरी सतह पर
श्लेष्मा पाई जाती है। श्लेष्मा क्या होता है? एक तरह का चिपचिपा सा द्रव होता है। और ये श्लेष्मा क्या करता है कि जब हम वायुमंडल से सीधे सांस लेते हैं तो नाक के अंदर बाल भी पाए जाते हैं। अच्छा, ये बाल क्या करते हैं कि मोटे मोटे जो कण मिले होते हैं वायु में, अशुद्धियां जो होती है, नाक के बाल जो है उसको छानने का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे सूक्ष्म कण जो है वो हवा के साथ हमारे नासा गुहा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो नासा गुहा के अंदर ना एक जेली की तरह श्लेष्मा बनता है, म्यूकस। पाचन तंत्र में एक म्यूकस हमने पढ़ा था जो कि अमाशय के आंतरिक भित्तियों पर बन रहा था। उसी तरह से जो हमारा नासा गुहा है, नासा गुहा के आंतरिक भित्तियों पर श्लेष्मा एक चिपचिपा द्रव जो है वो बनते रहता है। और जब हम वायुमंडल से डायरेक्ट हवा अंदर लेते हैं तो मोटे कणों को तो नाक में जो बाल है वो छान देते हैं, पर जो सूक्ष्म कण रह जाते हैं वो जाकर के उस श्लेष्मा से चिपक जाते हैं। और जो हानिकारक बैक्टीरिया है हवा के साथ जो आते हैं वो भी श्लेष्मा में चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार जो श्लेष्मा बनता है नासा गुहा के अंदर, वो हमें जो वायुमंडल में पाई जाने वाली अशुद्धियां हैं, जो हानिकारक जीवाणु हैं, उनसे हमारे फेफड़ों को बचाता है, फेफड़ों की रक्षा करता है। तो बात समझ में आ गई नासा गुहा क्या होता है। नासा गुहा जो है एक घुमावदार रास्ता होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये रहा नासा गुहा। जो नासा द्वार है वो आगे जाकर एक चौड़े भाग में खुल जाता है, घुमावदार रास्ते में खुल जाता है। तो ये वाला भाग जो है वो नासा गुहा कहलाता है। और इसी में श्लेष्मा का स्राव होता है। श्लेष्मा की ग्रंथियां पाई जाती है जिससे श्लेष्मा का स्राव होता है। और ये श्लेष्मा चिपचिपा होता है जो अपने अंदर वायु में पाए जाने वाले अशुद्ध कण जो हैं उनको अपने अंदर चिपका लेता है और फेफड़ों तक उसे जाने से रोक देता है। चलिए, श्वसन तंत्र का जो अगला अंग है वो क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी हम देखते हैं कि जो मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार और ये नासा द्वार, ये दोनों जाकर के एक ही रास्ते में मिल जाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। ग्रसनी आगे जाकर के ग्रासिका में बदल जाता है। ग्रासिका या फिर ग्रास नली इसी को बोलते हैं, ग्रास नली। तो ग्रसनी जो है वो क्या है? तो मुख गुहा और नासा गुहा जहां पर एक साथ मिलते हैं, जहां पर एक साथ मिलते हैं उस भाग को ही हम लोग कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी वास्तव में देखा जाए तो ये पाचन तंत्र का भी अंग है। तो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के लिए जो है ग्रसनी एक सम्मिलित अंग माना जा सकता है, क्योंकि भोजन भी इसी से ग्रास नली में जाएगा और जो हम सांस लेते हैं हवा भी इसी नली से कंठ तक जाएगा, ट्रैकिया तक जाएगा। यहां पर कंठ होता है और फिर श्वास नली जो है यहां से अलग हो जाता है इस तरह से, और यहां से जो पाचन तंत्र आहार नाल है पाचन तंत्र का वो यहां से अलग हो जाता है, यहां से अलग हो जाता है। चलिए देखिए, ग्रसनी क्या होता है? मुख गुहा और नासा गुहा आगे जाकर एक ही नली में खुलते हैं जिसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी आहार नल का हिस्सा होता है। ग्रसनी में कंठ के पास एक छिद्र पाया जाता है जो श्वास नली को अलग करता है। मतलब ये जो ग्रसनी है, ग्रसनी में एक छिद्र पाया जाएगा। ये देखिए, इधर से नासा द्वार आया, ठीक, और इधर से मुख गुहा, ये मिल गए एक साथ, इस नली में मिल गए। नासा गुहा, नासा गुहा, और ये जो है मुख गुहा, मुख गुहा, ये दोनों कहां मिल गए? इस नली में मिल गए और इसी को हम बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी में एक छिद्र पाया जाता है यहां पर, और यही जो है वो श्वसन तंत्र को क्या करता है? अलग करता है। और ये यहां से पाचन तंत्र का जो आहार नाल है वो भी अलग हो जाता है। तो ग्रसनी में एक छिद्र होता है जिसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। इस छिद्र को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। ग्लोटिस। और ग्लोटिस के ऊपर एक
एक उपास्थि पाया जाता है और ये उपास्थि जो है एक भाल्व की तरह काम करता है। यहां पर आप साफ देख सकते हैं, ये हमारा हो गया ग्लोटिस, ये श्वसन तंत्र का छिद्र हो गया ग्लोटिस, और इस पे एक उपास्थि का एक जो है भाल्व पाया जाता है। और ये क्या करता है, इसे हम, अच्छा इसका नाम क्या है, एपीग्लोटिस बोलते हैं इसको, एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस। तो ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, कह सकते हैं एक ढक्कन, एक भाल्व की तरह, ये खुलता बंद होते रहता है, इस तरह से खुलता बंद होते रहता है। तो इसी को हम कहते हैं एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस का काम क्या है कि जब हम मुख गुहा से पानी या आहार ग्रहण करते हैं तो उस समय एपीग्लोटिस क्या करता है, इस ग्लोटिस को बंद कर देता है। मतलब जो ये श्वास नली का जो छिद्र होता है इसी को हम ग्लोटिस कहते हैं। तो ग्लोटिस को एपीग्लोटिस क्या करता है, बंद कर देता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं या फिर पानी पीते हैं तो एपीग्लोटिस क्या करेगा, ग्लोटिस को बंद कर देगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं या फिर पानी पीते हैं तो उस वक्त ये एपीग्लोटिस ठीक से बंद नहीं हो पाता है और गलती से हमारे श्वसन तंत्र के अंदर, श्वास नली के अंदर जो है वो पानी या भोजन का कोई कण प्रवेश कर जाता है और हमें जो है वो बहुत तेज जो है वो छींक आता है, बहुत तेज जो है वो छींक आता है। और फिर वह भोजन का कण जो है कई कई बार तो देखिएगा कि नाक से भी बाहर निकल जाता है। कई बार ऐसा हुआ होगा, सभी के साथ लगभग जीवन में एक आध बार तो हो ही जाता है। तो किसी कारणवश जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय एपीग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को बंद नहीं कर पाता है और भोजन के कण उस ग्लोटिस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो वो तेजी से जो है छींक आता है। और उस छींक इतना हाई प्रेशर से आता है, फेफड़ा जो है बहुत तेजी से हवा जो है ऊपर की ओर फेंकता है और उस हवा के प्रेशर से वो भोजन का जो कण है वो नासा गुहा के दीवारों से टकराएगा और नाक से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो कई बार जो है पानी हम पीते हैं तो पानी पीते समय सरक जाता है, तो हम अक्सर कहते हैं कि कोई नाम ले रहा है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा ज्यादातर तब होता है जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, यानी हमारा ध्यान कहीं और है। खाना खाते समय ध्यान खाने के ऊपर होना चाहिए, ये साइंस भी बोलता है। तभी जो है खाना देख करके, खाना के बारे में सोच करके जब हम खाते हैं तो पर्याप्त मात्रा में लार भी बनता है और एपीग्लॉटिस जो है वो ठीक से काम करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान जो है वो भटक जाता है, बंट जाता है खाना खाते समय। वास्तव में हम कुछ और सोचते हैं, दिमाग में कुछ और चलता रहता है और इधर लगातार जो है वो खाना ठूस रहे हैं। तो ऐसे ही क्या होता है, एपीग्लोटिस जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि बंद करना है कि नहीं बंद करना है। तो कई बार ऐसे खुला रह जाएगा और जब हम भोजन करेंगे, निगलेंगे, तो भोजन का कुछ कण जो है वो श्वास नली में प्रवेश कर जाएगा और वही जैसे ही हमारे मस्तिष्क को पता चलता है कि भैया भोजन का कण श्वास नली के अंदर जा रहा है, तो एक बार अगर भोजन का कण श्वास नली के अंदर फेफड़ों तक चला गया तो वहां उसका अपघटन शुरू होगा। बहुत छोटे छोटे जो है सूक्ष्म जीव लगेंगे, उसमें जीवाणु लगेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे फेफड़े में संक्रमण हो जाएगा और हम जो है किसी गंभीर बीमारी से घिर जाएंगे। तो ब्रेन को ये सब बात पता है, तो ब्रेन क्या करता है, वो तुरंत कहता है कि अरे गलती से श्वास नली में भोजन का कण चला गया है जो कि नहीं जाना चाहिए। तो वो बोलता है फेफड़े को कि तेजी से हवा मार, जितना भी तुम्हारे अंदर हवा है ना उसको एक साथ बाहर निकालो। और फेफड़ा एग्जैक्ट ऐसा ही करता है। फेफड़ा क्या करता है कि अपने अंदर भरे हुए हवा को अचानक से प्रेशर के साथ निकालता है और उस हवा के प्रेशर से जो भोजन का कण है वो सीधे जाकर के नासा गुहा के दीवारों से टकराता है और फिर नाक से बाहर निकल जाता है। तो कई बार ऐसा हुआ होगा, खास करके जब हम चावल खाते हैं या महीन भोजन का कोई कण खाते हैं उस समय ऐसा होता है। तो ये होता है एपीग्लोटिस का काम। अब यहां से क्या है कि श्वसन तंत्र का जो श्वास नली है वो अलग हो जाता है, यहां पर ग्रसनी से अलग हो जाएगा। चलिए अगला जो श्वास श्वसन तंत्र का जो अगला अंग है वो है कंठ। कंठ जो है वो चारों तरफ से उपास्थि से घिरा हुआ एक भाग होता है जिसके अंदर दो स्वर रज्जु पाए जाते हैं, वोकल कोड्स, वोकल कोड, इसी को हिंदी में कहते हैं स्वर रज्जु,
स्वर रज्जु। इस कंठ के अंदर, कंठ जो है वो 4 उपास्थियों का बना हुआ एक अंग है, कुछ इस प्रकार से। 2 उधर से दिखेगा, इस प्रकार से बना होता है, और इसी के अंदर 2 स्वर रज्जु पाए जाते हैं। कंठ 4 उपास्थियों का बना एक खोखला भाग है, जिसके अंदर 2 स्वर रज्जु पाए जाते हैं। और जब हमारे पेट से हवा निकलता है, जब हम कोई शब्द बोलने का प्रयास करते हैं या किसी को पुकारने का प्रयास करते हैं, तो हमारे पेट से हवा निकलता है, और वही हवा के कारण ये स्वर रज्जु में कंपन उत्पन्न होता है, और इसी कंपन के कारण आवाज जो है वो उत्पन्न होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर रज्जु या फिर वोकल कॉर्ड। तो कंठ के अंदर 2 जो है स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिनके टकराने से, जिनके कंपन से जो है ध्वनि उत्पन्न होता है। यह 4 उपास्थियों से घिरी एक नालिका होती है, जो आगे श्वास नली में खुलती है। इसमें 2 वाक्य रज्जु या फिर स्वर रज्जु, जिसको वोकल कॉर्ड कहते हैं, वो उपस्थित होते हैं, जिसके कंपन से वाणी या बोली उत्पन्न होती है। पुरुषों की जो कंठ की उपास्थि है, महिलाओं की तुलना में कुछ ज्यादा बाहर निकला हुआ रहता है। मतलब पुरुष पुरुष जो होते हैं, पुरुष पुरुष का जो कंठ है वो हल्का, महिलाओं की तुलना में हल्का बाहर निकला हुआ रहता है। सबका नहीं, पर ज्यादातर देखिएगा तो महिलाओं से अगर तुलना कीजिएगा तो महिलाओं की तुलना में उनका जो कंठ है वो हल्का सा बाहर ज्यादा निकला हुआ रहता है। श्वास नली, श्वास नली क्या होता है? तो कंठ से आगे का भाग जो है वो श्वास नली कहलाता है। जैसे ही हम कंठ से आगे जाते हैं, ये देखिए यहां पर ये कंठ था, और कंठ से आगे का जो भाग है यहां तक, ये श्वास नली कहलाता है। श्वास नली पर बहुत सारे उपास्थियों का वलय पाया जाता है। श्वास नली आगे जाकर के 2 भागों में उल्टे वाई के आकार का हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ये श्वास नली है, और ये आगे जाकर के 2 भागों में बढ़ जाता है, देखने में उल्टे वाई का दिखता है। तो श्वास नली जो है ये क्या है? श्वास नली, श्वास नली। और ये आगे जाकर के जब 2 भागों में बढ़ता है तो इसको बोलते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। अब ये श्वसनी भी आगे जाकर के कई भागों में बढ़ जाते हैं इस तरह से, तो इसको बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। और श्वसनिका भी बहुत सारे पतले पतले शाखाओं में बढ़ जाते हैं, इसको बोलते हैं श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं। और प्रत्येक श्वसनिकाएं जो है वो एक बंद गुब्बारे की तरह होता है, खोखले भाग होता है। अंत सिरा जो है इसका एक गुब्बारे की तरह होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वायु कोश, वायु कोश या एल्ब्यूलाई, एल्ब्यूलाई, वायु कोश या एल्ब्यूलाई। श्वास नली को हम ट्रैकिया कहते हैं, ट्रैकिया। श्वसनी को हम कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस। और जो श्वसनिका होती है इसे हम कहते हैं ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। और श्वसनिका जो है वो आगे जाकर के श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, कई पतली पतली श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है, और प्रत्येक श्वसनिकाओं के अंत में उसका एक बंद भाग होता है, खोखला सा गुब्बारे की तरह छोटा सा भाग होता है, जिसको वायु कोश या एल्ब्यूलाई या फिर वायु कुपिका कहते हैं। वास्तव में ये वायु कुपिका जो है, वायु कोश जो है, यहीं पे गैसों का विनिमय होता है, मतलब गैसों का अदला बदली होता है। इन्हीं वायु कुपिका पर बहुत सारे रक्त की पतली पतली नालियां पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं रक्त केशिका, रक्त केशिका, ब्लड कैपिलरीज। बहुत सारे रक्त केशिका जो हैं, ये एल्ब्यूलाई जो है इस पे रक्त केशिकाओं का जाल बिछा हुआ रहता है, इस प्रकार से बहुत सारी पतली पतली जो है जाल बिछी हुई रहती है। और जब श्वास नली से ऑक्सीजन
श्वास नली से इसमें ऑक्सीजन आता है, तो ये विसरण के द्वारा क्या होता है, रक्त केशिकाओं में चली जाती है और वहां से रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंच जाती है। उसी प्रकार जो कोशिकाओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया जाता है ऑक्सीकरण के दौरान, जब जो ऊर्जादायक पदार्थ होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं या ग्लूकोज होते हैं मतलब जो शर्करा के रूप में, तो उस ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो उस ग्लूकोज के विघटन से क्या बनता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिकाओं से हीमोग्लोबिन के द्वारा ढो करके फिर वायु कुपिका में, फेफड़े में जो वायु कुपिका है उस वायु कुपिका के अंदर ला करके छोड़ दिया जाता है। और हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो फिर खाली हो जाते हैं। वही खाली हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यहां से उठाते हैं और फिर कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गैसों का आदान प्रदान है वो कहां पर होता है, एल्वियोलाई में, यानी कि जो वायु कोश होता है, जो वायु कुपिका होता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है। जो वायु कुपिका है इस फेफड़े के अंदर, दोनों फेफड़े के अंदर अगर देखा जाए तो 30 से 50 लाख तक होते हैं। अगर एक फेफड़े में देखें तो 10 से 20 लाख होता है, लेकिन अगर दोनों फेफड़े की मिला दिया जाए तो 30 से 50 लाख वायु कुपिका होते हैं, वायु कोश। और अगर इसका विस्तार किया जाए तो ये लगभग 80 मीटर स्क्वायर में फैल सकते हैं। 80 मीटर स्क्वायर जो है वो बहुत अधिक जगह होता है। मतलब पूरे फेफड़े की जो कोशिकाएं होती है उसको अगर एक सतह के रूप में फैलाया जाए, एक पतली सतह के रूप में फैलाया जाए, तो वो 80 मीटर बाई 80 मीटर का एक वर्गाकार जगह में फैल सकता है। तो बहुत अधिक जो है क्षेत्रफल प्रदान करते हैं। जो वायु कुपिका है फेफड़ों को क्या करते हैं, बहुत अधिक क्षेत्रफल प्रदान करते हैं ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन का अवशोषण हो सके और वो कोशिकाओं तक जा सके। तो यही कारण है कि फेफड़े के अंदर इतने अधिक संख्या में एल्वियोलाई पाए जाते हैं। ये कम स्थान में अधिक क्षेत्रफल प्रदान करते हैं फेफड़ों को, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन का परिवहन कोशिकाओं तक किया जा सके। तो बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला जो है अंग देखते हैं। श्वास नली क्या होता है, कंठ से आगे का भाग जो है वो श्वास नली कहलाता है। इस नली की दीवारें वलयाकार देख सकते हैं। यहां पर ये जो नली है, ये जो नली है इसमें वलयाकार उपास्थि जो है वो लगा हुआ है। और ये उपास्थि क्या करता है कि कम हवा की उपस्थिति में भी जो श्वास नली है उसको पिचकने से रोकता है। क्या करता है, इसको पिचकने से रोकता है, एक सहारा देता है। नहीं तो होगा क्या कि जब हमारे श्वसन तंत्र में, श्वास नली में कम हवा रहेगा, जैसे ही हम हवा छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, पिचक जाएगा तो चिपक जाएगा और फिर जो है हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, घरघराहट की आवाज आने लगती है। ठीक है, तो इस कारण से जो है हमारा श्वास नली पिचक ना जाए, इसके लिए इसमें उपास्थि का कई वलय जो है पाया जाता है और ये श्वास नली को पिचकने से रोकता है। ठीक है, चिपकने से क्या होता है, रोकता है। आइए देखते हैं श्वसनी क्या है। श्वसनी जो है, जो श्वास नली है ना, श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में बट जाता है। ये देखिए, ये श्वास नली है, आगे जाकर के दो भागों में क्या हुआ है, बट गया है। उल्टे वाई के आकार का दिख रहा है ना, उल्टे वाई के आकार का दिख रहा है। तो श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, जो देखने में उल्टे वाई के आकार का दिखता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनी, या इसी को ब्रोंकस क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसको ब्रोंकस। श्वसनी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। तो जो श्वास नली है, मतलब जो ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाएगा, जो देखने में उल्टे वाई के आकार का दिखता है, और यही जो है श्वसनी कहलाता है, और अंग्रेजी में इसी को कहते हैं ब्रोंकस। बात समझ में आ गई। ठीक, अब ये श्वसनी जो है, श्वसनी बहुत सारे पतली पतली नलियों में आगे जाकर के बढ़ जाती है। ये था श्वास नली, उसके बाद श्वसनी, श्वसनी के बाद श्वसनिका, श्वसनिका,
और श्वसनिका से भी निकला बहुत सारा श्वसनिकाएं, श्वसनिकाएं। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रोंकस जो है वो ब्रंकियोल्स में बदल जाता है, और ब्रंकियोल्स जो है और पतली पतली सिराओं में जाकर के विभाजित हो जाता है, और हर ब्रोंकियोल्स के अंत सिरा पर एक वायु कुपिका पाया जाता है। वायु कुपिका का बहुत सारा गुच्छा पाया जाता है, ये देख सकते हैं वायु कुपिका। और वायु कुपिका के ऊपर जो है रक्त वाहिकाओं का पतला पतला जाल बिछा हुआ रहता है, इसी को हम बोलते हैं केशिका। क्या बोलते हैं? केशिका। मतलब इसमें जो रक्त परिसंचरण के लिए जो माध्यम है, कौन कौन से? धमनी और सिरा। धमनी, धमनी और सिरा। कलर अलग देते हैं, थोड़ा सा कम दिख रहा है। धमनी और सिरा बहुत पतली पतली शाखाओं में बटी हुई रहती है, इसी को हम लोग कहते हैं केशिका। जो धमनी और सिरा है ना, वो अंत में जाकर के बहुत पतली पतली नलिकाओं में बट जाती है, और वो सभी नलिकाएं जो है एक दूसरे से मिल जाती हैं। और यही जो नलिकाएं हैं ना, वायु कुपिका पर बहुत असंख्य, बहुत अधिक संख्या में जो है वो पाई जाती है। और यहीं से गैसों का क्या होता है? विनिमय। गैस जो है ये केशिकाओं में आएगा विसरण के द्वारा, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर कुपिकाओं में चला जाएगा विसरण के द्वारा। तो इस प्रकार जो गैसों का आदान प्रदान है, इन्हीं वायु कुपिकाओं में आता जाता रहता है। चलिए, अब बारी है फेफड़े की। तो फेफड़े क्या है? तो वक्ष गुहा के अंदर, वक्ष गुहा के अंदर, वक्ष गुहा का मतलब ये जो हमारा छाती है, छाती के अंदर का जो खोखला भाग है, पसलियों के अंदर जो रिप्स है, रिप्स, ये जो हड्डी पाई जाती है, इसको रिप्स बोलते हैं। तो रिप्स के अंदर दो फेफड़े पाए जाते हैं, दाहिने तरफ और बाएं तरफ दो फेफड़े पाए जाते हैं। और ये फेफड़ा जो है एक आवरण से ढका हुआ रहता है, एक पतला जो है लेयर इस पर चढ़ा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण। और ये फेफड़े को सुरक्षित रखने का काम करते हैं। ठीक है। वक्ष गुहा में दो फेफड़े होते हैं, जिन्हें क्रमशः दायां व बायां फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश करने के बाद यह पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को श्वसनिकाएं या ब्रोंकियोल्स कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका, ब्रोंकियोल्स जो है, प्रत्येक श्वसनिका श्वसन नालिकाएं मतलब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स नामक पतली शाखाएं उत्पन्न करती है, और श्वसनिकाएं और भी पतली शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिन्हें कुपिका वाहिनी, एल्वियोलर डक्ट, मतलब इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स जब और पतली शाखाओं में बढ़ जाते हैं तो इसको बोलते हैं कुपिका वाहिनी। क्या बोलते हैं? कुपिका वाहिनी। कुपिका वाहिनी, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट। और एल्वियोलर डक्ट के लास्ट सिरा पर ही क्या पाया जाता है? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब कुपिका या वायु कोश, या वायु कुपिका भी इसको कहते हैं, कुपिका या फिर एल्वियोलाई। तो इस प्रकार जो है फेफड़े के अंदर की जो रचना होती है, बहुत सारे कुपिकाओं से मिलकर के बनी होती है। अगर दोनों फेफड़ा की मिलाकर के हम बात करें तो 30 से 50 लाख तक, 30 से 50 लाख तक वायु कोश या कुपिकाएं होती है। कितनी? 30 से 50 लाख तक। इस प्रकार जो है वो फेफड़े की बनावट होती है। आइए अगला जो है हम देखते हैं। अगला जो अंग था डायफ्राम था, जो कि यहां पर छूट गया है। अच्छा, डायफ्राम जो है वो, उसका काम क्या होता है देखते हैं हम। यहां पर हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। फेफड़े का फिगर बनाना सबसे आसान है, बहुत आसानी से कोई भी बना सकता है। देखिए इस तरह से उल्टा वाई बना दिया, दो बैग इस पे लटका देना है इस तरह से, बहुत आसान है फेफड़े बनाना। इस प्रकार
एक इधर बैग लटका दिया, हो गया फेफड़ा, और इधर वलय डाल दिया, इस तरह से वलय डाल दिया। अगर और विस्तार से बनाना है तो इस तरह से इसको कई भागों में बांट सकते हैं, इस तरह से। और ये बहुत सारी पतली पतली शाखाओं में आगे जाके बढ़ जाएगी, और हर शाखा के ऊपर एक एल्व्यूलाई होगा, वायु कुपिका होगा, इस तरह से, इस तरह से। तो बहुत ही आसान है फेफड़े का ड्राइंग बनाना, थोड़ा सा देखने की जरूरत है ध्यान से। ये भी आगे जाकर के बढ़ जाएगा कई नलिकाओं में, इस तरह से। और ये पतली पतली बहुत सारी नलिकाओं में बढ़ जाएगा, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और प्रत्येक के सिरा पर एक एक एल्व्यूलाई होगा। और ये कुल एल्व्यूलाई की जो संख्या होती है, जो कुपिकाओं की संख्या होती है, लगभग दोनों फेफड़ों में अगर मिला दी जाए तो 30 से 50 लाख मानी जाती है। तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ना एक उपास्थि पाया जाता है, कुछ इस तरह का। इसको हम लोग बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, डायफ्राम क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर सिकुड़ता है। जब नीचे की ओर सिकुड़ता है तो हमारे फेफड़े जो है वो, उसका आयतन बढ़ता है, ये फैलेगा। जब इसका आयतन बढ़ेगा तो वायुमंडल से हवा जो है वो फेफड़े के अंदर प्रवेश कर जाएगा। मतलब देखिए, हमारी जो पसलियां हैं, यहां पर पसलियां भी पाई जाएंगी, इस तरह से रिब्स, रिब्स भी पाई जाएंगी। तो जब हम सांस लेते हैं, जब हम हवा वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, तो हमारी पसलियां जो है वो फैलती है, और डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर सिकुड़ता है। और इस कारण फेफड़ों की जो आयतन है वो बढ़ जाता है, और फेफड़े के आयतन बढ़ते ही वायुमंडल से हवा जो है वो फेफड़े में प्रवेश कर जाता है। वही प्रक्रिया जो है एक बार फिर फेफड़े को सिकुड़ाने के लिए होता है। डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर, डायफ्राम ऊपर की ओर जो है, अच्छा, डायफ्राम के नीचे जो है ना पाचन तंत्र होता है। ये देखिए, इस तरह से पाचन तंत्र होता है। डायफ्राम के नीचे क्या होता है? पाचन तंत्र। इस तरह से पाचन तंत्र होता है। तो हमारी जो पेट की अतड़ियां है, हमारे पेट का जो आहार नल है, उसमें गैसीय दाब के कारण क्या होता है कि ये डायफ्राम को ऊपर की ओर धकेलता है। और जैसे ही ऊपर की ओर धकेलेगा, और उसी साथ हम देखते हैं कि पसलियां भी सिकुड़ती है। डायफ्राम ऊपर की ओर फैलेगा और पसलियां सिकुड़ेंगी, और इस कारण जो फेफड़े का आयतन है वो घट जाता है। तो फेफड़े में जो कार्बन डाइऑक्साइड आकर के जमा रहता है, वो फेफड़े के पिचकते ही वो बाहर निकाल दिया जाता है। और यही प्रक्रिया लगातार होते रहता है। पसलियां जब फैलती है तो डायफ्राम सिकुड़ता है, डायफ्राम जब फैलता है तो पसलियां सिकुड़ती है, और ये चारों तरफ से फेफड़े को दबाते हैं तो गैस बाहर निकलता है। और ये फैल जाते हैं जब, तो फेफड़े का आयतन बढ़ता है तो गैस अंदर प्रवेश कर जाता है। तो इस प्रकार जो है वो श्वसन की प्रक्रिया चलती रहती है। चलिए अब देखते हैं मानव में जो श्वसन तंत्र की क्रिया विधि है वो कितने चरणों में होती है, कैसे होती है। पहला जो चरण होता है, मानव श्वसन तंत्र की क्रिया विधि निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। तो 4 मुख्य चरण जो है वो शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला जो है अंतः श्वसन या निःश्वसन, इंस्पायरेशन। इसका मतलब यह है कि वायुमंडल से जब हवा जो है हमारे नासा द्वार से होते हुए, नासा गुहा से होते हुए, श्वास नली से होते हुए और श्वसनी में होते हुए फेफड़े तक चले जाते हैं, तो इसे ही हम बोलते हैं अंतः श्वसन या निःश्वसन, या इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है इंस्पायरेशन। तो वही जब फेफड़े से जो हवा है वो श्वास नली के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन या उच्छ्वसन। इसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो ये हुआ 2 चरण। फिर गैसों का विनिमय होता है, कहां पर? जो एल्व्यूलाई है, जो वायु कुपिका, जो फेफड़े में गुब्बारे की तरह छोटे छोटे जो है कुपिकाएं पाई जाती थी, वहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा, अदला बदली होगा। ऑक्सीजन
रक्त में मिला दिया जाएगा, तो वहीं रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल करके और वायुमंडल में भेज दिया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं गैस विनिमय या एक्सचेंजेज ऑफ गैसेस। गैसों का परिवहन, जब गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो रक्त कोशिकाओं में भेज दी जाएगी, रक्त वाहिनियों में भेज दी जाएगी, तो वो रक्त के माध्यम से फिर पूरे कोशिकाओं तक भेज दिया जाएगा। और जो ऑक्सीकरण होता है कोशिकाओं में, ऑक्सीकरण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त जो है फिर से ढो करके फेफड़े तक लाता है और वो वायु कुपिका में छोड़ देता है। और इस प्रकार से वायु कुपिका से फिर श्वसन श्वास नली से होते हुए और वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है मानव में श्वसन तंत्र की प्रक्रिया जो है वो 4 चरणों में पूरी होती है। तो बच्चों ये अंतिम स्लाइड था। तो आज का ये क्लास कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो भी आपको समस्याएं होती है उस समस्याओं को भी कमेंट में लिखिए, ताकि हम उस समस्याओं पर काम कर सके और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट डिलीवर कर सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परिवहन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? परिवहन, परिवहन तंत्र। ठीक है, तो इस टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।